आज हम लोग ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं कर सकते। हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? वाहन चाहिए होगा, साइकिल चाहिए होगा। अगर हम वाहन से जाते हैं तो उसके लिए हमें पेट्रोल चाहिए होगा, डीज़ल चाहिए होगा, तो ये ऊर्जा का स्रोत है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिस रासायनिक ऊर्जा मिलती है जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। साइकिल चलाना होगा, साइकिल से जाना होगा, तो हमें अपने पेशीय ऊर्जा का उपयोग करना होगा, ठीक है? अपना कोई भी कार्य करने के लिए जिसमें जैसे व्यायाम करना, एक वस्तु को दूसरे वस्तु पे ले जाना, खुद से ले जाना, इसके लिए हमें पेशीय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर खाना बनाना हो या पानी गर्म करना हो, तो इसके लिए हमें गैस चाहिए होगा, कोयला चाहिए होगा, लकड़ी चाहिए होगा। तो इन सब से ऊष्मा ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम लोग खाना बना सकते हैं। ऊष्मा या ताप जो मिलता है इसके कारण हम लोग खाना बना पाते हैं। तो दैनिक जीवन में कोई भी काम बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। अभी हम लोग 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी भौतिक व रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अभी ये समझना ज़रूरी है कि भौतिक व रासायनिक प्रक्रम क्या है? तो भौतिक प्रक्रम जिससे भौतिक परिवर्तन हो वैस प्रक्रम से परिवर्तन होता है, प्रोसेस। प्रक्रम को इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं। भौतिक मतलब फिजिकल। फिजिकल प्रोसेस वैसा इसमें कि किसी भी भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो प्रक्रम से परिवर्तन होता है, वैसा प्रक्रम के द्वारा परिवर्तन होता है। कोई भी प्रोसेस के द्वारा चेंजेस आता है, प्रक्रम से परिवर्तन होता है। तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या है? हम लोग क्लास 9वीं में देख चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का आकार, अवस्था, उसका रंग, उसका उसकी आकृति बदल जाती है। वैसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे द्रव्य है, पानी है, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प का वापस पानी में बदलना, बर्फ में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि इससे उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। अगर कोई भौतिक परिवर्तन में किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं हो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? लेकिन रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें जिसमें किसी भी क्रिया के तहत किसी भी क्रिया के तहत नए वस्तु का निर्माण होता है। जैसे कार्बन है, वातावरण में वायुमंडल में कार्बन है, ऑक्सीजन है और इन दोनों के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नया निर्माण होता है, वैसा परिवर्तन जहाँ पे एक नया निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं प्रक्रम या रासायनिक प्रक्रिया। अभी क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया हो, उसमें जो कुल ऊर्जा होती है, वो संरक्षित रहती है। तो हमें पहले ये समझना है कि ऊर्जा क्या है, भौतिक व रासायनिक प्रक्रम क्या है, यानी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया क्या है, जो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन है, उसमें जो कुल ऊर्जा होती है, वो संरक्षित रहती है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। अभी ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तब हम लोग ऊर्जा के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं कि ऊर्जा को बचाना क्यों चाहिए। जैसे विद्युत उपकरण है, जब बिना काम के विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा बर्बाद होती है। तो ऐसा क्यों? जब ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो जब हम ऊर्जा को जब हम विद्युत उपकरण को चालू करते रहेंगे, तो ऊर्जा नष्ट कैसे होगी? तब तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
अब इन सब चीजों का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि ऊर्जा ऊर्जा के विविध रूप होते हैं। अलग-अलग रूप में ऊर्जा के विविध रूप हैं और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्लेट है, उसको किसी ऊंचाई से अगर नीचे गिराया जाएगा, तो हमें ये पता चलेगा कि जो प्लेट की स्थितिज ऊर्जा थी, वो प्लेट जब फर्श से टकराया, तो वो ध्वनि ऊर्जा में बदल गई। ठीक है? अगर हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, तो उस प्रक्रम में ऊष्मा ऊष्मा छेपी मतलब वैसी वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे मोमबत्ती को जलाएं तो उससे क्या होता है? ताप निकलता है, ऊष्मा निकलता है। अगर गैस को जलाते हैं तो उससे भी ताप निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो वैसा कोई भी प्रक्रिया जिससे ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। यानी कि हमें ऊष्मा देना होता है, उस प्रक्रिया में ऊष्मा का ह्रास होता है, उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्मा छेपी कहते हैं। तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ऊष्मा छेपी यानी इससे ऊष्मा निकलती है, इससे प्रकाश निकलता है। और ये जो प्रकाश और जो ऊष्मा निकल रही है, ये मोमबत्ती के रासायनिक ऊर्जा, जो मोमबत्ती की जो रासायनिक ऊर्जा है, वो ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इसी के कारण जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, तो अम, अभी मोमबत्ती को जलाने पे जो मोम की रासायनिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है? अभी क्या है कि अगर अगर ऐसा हो कि अगर हम चाहें कि मोम को अगर हम जलाएँ, उससे ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमें मिला हमें मिला। अब इस ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके हम मोम की रासायनिक ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो वातावरण में अ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी प्रक्रिया से जो ऊष्मा तथा जो प्रकाश ऊर्जा है, उसका किसी भी प्रक्रिया से उससे हम वापस रासायनिक उसको हम रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते। अगर मोम से हमें ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा मोम से मोमबत्ती के जलने से जो रासायनिक ऊर्जा है, वो ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। अब किसी भी प्रक्रिया के तहत ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा से हम मोम के वापस रासायनिक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। किसी भी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया को करके हम चाहेंगे कि हम मोमबत्ती के रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा जो वातावरण में है, उससे हम वापस पा लें, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है? ऐसा संभव नहीं है। इसके पीछ अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर हम कुछ पानी लें, उस वो अगर 75 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या पानी खौला हुआ पानी है, उबला हुआ पानी है और वो किसी कमरे में रखा हुआ है। उसको अगर 2-3 घंटे छोड़ दें, 5 घंटे छोड़ दें, तो उसके बाद क्या होगा? पानी ठंडा हो जाएगा। अब जो पानी की ऊष्मा है, पानी में जो ऊष्मा थी, वो पानी ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि पानी की जो ऊष्मा है वो वातावरण में लुप्त वातावरण में लुप्त हो गया। अब हम चाहेंगे कि जो वातावरण में ऊष्मा लुप्त हुआ है, उससे उसको एकत्रित करके हम पुनः पानी को गर्म कर पाएँगे? तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऊर्जा है, उसका प्रयोज्य रूप यानी कि जिस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं अपने काम करने के लिए, वो धीरे-धीरे जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो जो ऊर्जा है,
उसका प्रयोज्य रूप मतलब जिससे कार्य हो सकता है, वो कम प्रयोज्य ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि प्रयोज्य रूप में जो ऊर्जा है उपलब्ध होती है, वो चारों ओर वातावरण में धीरे धीरे जब हम कोई कार्य करते हैं, तो वो कम प्रयोज्य मतलब जिसका उपयोग कम है। ठीक है, जिसका उपयोग कम है, जिसका उपयोग हम अपने कार्य के लिए बहुत कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस रूप में परिवर्तित हो जाती है या क्षयित हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ऊर्जा तो नष्ट नहीं होगी। ऊर्जा कुछ भी करते हैं तो ऊर्जा जो कुल ऊर्जा है, वातावरण की कुल ऊर्जा संरक्षित है। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका जो प्रयोज्य रूप में जो ऊर्जा है, प्रयोज्य रूप मतलब वैसा ऊर्जा जिससे हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं, उससे वो वैसी ऊर्जा में बदल जाती है जिससे हम लोग अपना कार्य नहीं करते हैं, और उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य ऊर्जा। जैसे कि फर्श फर्श पर जो प्लेट टकराया, वो स्थितिज ऊर्जा थी, अब वो ध्वनि ऊर्जा में बदल गई। अब ये जो ध्वनि ऊर्जा है, यहाँ पे वो अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य ऊर्जा है। इससे हम अपना कार्य नहीं कर सकते या बहुत कम कार्य हो पाएगा। वो पानी है, उबला हुआ पानी, ये गर्म गर्म कुछ देर रखने के बाद जब ये ठंडा हुआ तो जो उष्मा ऊर्जा निकल गई, जो उष्मा के रूप में ये वातावरण में जो ऊर्जा निकल गई, ये कम प्रयोज्य ऊर्जा है। इसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, अपने काम के निष्पादन के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो हमें वातावरण में जो कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा का स्रोत का उपयोग करते हैं, वो उपभुक्त हो जाता है। ठीक है? वो उपभुक्त हो जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी काम करने के लिए हम जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं, वो वो उपभोक्त हो जाता है, मतलब उसको हम लोग कंज़्यूम कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, और उसका उपयोग हम पुनः अपने कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं। उपभुक्त हो जाना मतलब वो कंज़्यूम हो गया, वो खत्म हो गया। अब उस ऊर्जा को उस किसी भी कार्य करने के लिए उस ऊर्जा को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? ठीक है? तो ऊर्जा का बहुत सारा स्रोत है। ऊर्जा का बहुत सारा स्रोत है। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए हम लोगों ने बात किया कि विद्युत ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा है, खाना बनाना है तो उसके लिए कोयले, गैस, कंडे, चारकोल का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। लेकिन स्रोत मतलब जहाँ से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जैसे कि दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम लोग अभी हम लोग अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कार्य करने के लिए दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे रेलगाड़ी चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए डीज़ल तथा पेट्रोल चाहिए होता है। अपने कार्य करने के लिए पेशीय ऊर्जा की उपयोगिता होती है। कोई भी विद्युत उपकरण हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है? विद्युत ऊर्जा चाहिए होता है। अगर हमें साइकिल से जाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो हमें क्या चाहिए होगा? पेशीय ऊर्जा का उपयोग करना होगा। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत निश्चित ही पड़ती है। अब अब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि शारीरिक कार्य करने के लिए पेशीय ऊर्जा चाहिए होगा। कोई भी विविध वैद्युत साधित्रों यानी कि कोई भी विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण मतलब पंखा, बल्ब जो विद्युत से चलता हो,
इन सबको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? विद्युत ऊर्जा चाहिए होता है। भोजन पकाने तथा वाहनों को दौड़ाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? भोजन पकाने के लिए हमें गैस चाहिए होता है, वो रासायनिक ऊर्जा है। किरोसिन तेल चाहिए होता है, जो स्टोव में यूज़ किया जाता है, वो रासायनिक ऊर्जा है। वाहनों को दौड़ाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, डीज़ल चाहिए होता है। तो ये सब किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से हमें प्राप्त होती है, ठीक है? अब हमें ये जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को उसके प्रयोज्य रूप में मतलब वैसे फॉर्म में, वैसी अवस्था में जिससे जिससे हम लोग अपना कार्य कर सकें। प्रयोज्य रूप कहने का मतलब ऊर्जा की वैसी अवस्था जिससे हम लोग अपना कार्य कर सकें। उसको प्रयोज्य रूप कहते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि प्रयोज्य रूप मतलब वैसी अवस्था जिससे हम अपना कार्य कर सकें। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो प्रयोज्य ऊर्जा यानी कि जो काम करने वाली ऊर्जा है वो कम प्रयोज्य ऊर्जा में वातावरण में खो जाती है, कम प्रयोज्य ऊर्जा के रूप में वातावरण में खो जाती है। यानी कि उससे हम लोग फिर दोबारा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें प्रयोज्य ऊर्जा यानी कि वैसी ऊर्जा जिससे कोई कार्य कर सकते हैं, वो ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो एक बार कार्य करने के बाद वो नष्ट हो जाती है, उसके बाद हम उसका दूसरे कार्य करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब अब हमें ये देखना होगा इन इस क्रियाकलाप 14.2 पे अगर हम ध्यान देंगे, तो पहला प्रश्न है कि उन विविध क्रियाकलापों पे विचार कीजिए जो भोजन पकाने के लिए ईंधन ईंधन का चयन करते समय हमारे पास है। तो हमारे पास क्या भोजन पकाने के लिए क्या-क्या विकल्प है ईंधन के रूप में? तो भोजन पकाने के लिए हमारे पास क्या-क्या है? तो भोजन पकाने के लिए हमारे पास गैस है, कोयला होगा, चारकोल होगा, आजकल अ, इलेक्ट्रिक कुकर होता है, इलेक्ट्रिक मतलब है हीटर पे खाना बना सकते हैं। तो विद्युत उपकरण भी है जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं और फिर लकड़ी है, फिर कंडे हैं, ठीक है? अब अब किसी ईंधन को अच्छे ईंधन की श्रेणी में रखने का प्रयास करते समय किन मानदंडों पे विचार करेंगे? इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे इसके आगे वाले भाग में। कोई भी ऊर्जा स्रोत कोई भी किसी भी कोई भी ईंधन का चयन अनेक चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण से पहले समझें, ठीक है? तो उदाहरण के लिए किसी ईंधन का चयन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि ये दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करता है। दहन दहन वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु दहन वैसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश निकलता है या ऊष्मा निकलता है। वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश मिलता है या ऊष्मा मिलता है। तो जब भी कोई ईंधन का हमें चयन करना हो, कोई ईंधन का चुनाव करना होगा कि कौन-सा ईंधन हमारे लिए अच्छा है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसको जलाने पे दहन मतलब उसको अगर हम जलाएँगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो दहन जब भी दहन करते हैं तो ऊष्मा अवश्य प्राप्त होती है। तो जब वो उसका दहन करते हैं, तो वो कितनी ऊष्मा मुक्त करता है, ठीक है? वो कितना धुआँ उत्पन्न करता है और कितना आसानी से उपलब्ध है। अगर इन 3 प्रश्नों का जवाब अगर हमें मिल जाएगा, तब हम बता पाएँगे कि हमें किस ईंधन का उपयोग करना है। जैसे जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था
कि हम लोग गैस का उपयोग कर सकते हैं, गैस का उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है? गैस का उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अब लकड़ी है और कोयला है, कोयला का उपयोग उपयोग कर सकते हैं, कोयला का उपयोग कर सकते हैं। अब इन तीनों क्वेश्चन को, इन तीनों ईंधन पे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन के हिसाब, ये अगर ये तीन में से किसी एक ईंधन को चुनना है, गैस को चुनना हो, लकड़ी को चुनना हो, कोयला को चुनना हो, इन तीनों में से कौन सा अच्छा ईंधन है, इसके चुनाव के लिए हम इन ये तीन प्रश्न करेंगे खुद से। अब सबसे पहला प्रश्न है कि दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लकड़ी है दहन में कम ऊष्मा मुक्त करता है। बहुत सारा लकड़ी जलाने पे कम, बहुत ज्यादा लकड़ी मतलब है, जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं जो ऊष्मा निकलती है वो कम होती है। उससे ज्यादा मिलता है किसमें, कोयले में मिलता है। और सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, गैस में मिलता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जब भी कोई ईंधन का चयन करना होगा तो हमें देखना होगा कि कितनी दहन के समय ये कितनी ऊष्मा मुक्त करता है। तो दहन के समय सबसे कम ऊष्मा मुक्त करने वाला क्या है, लकड़ी है। उससे ज्यादा ऊष्मा कौन देता है, कोयला देता है। और सबसे ज्यादा ऊष्मा कौन देता है, गैस देता है। तो हम लोग लकड़ी और कोयला को, लकड़ी और कोयले के जगह पे क्या देखेंगे कि गैस है। गैस, पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, उसके लिए उस हिसाब से गैस सबसे सही ईंधन है। अब यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये होगा, दूसरे प्रश्न, क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है। तो हम लोग जानते हैं कि लकड़ी बहुत धुआं उत्पन्न करता है, कोयला भी बहुत धुआं उत्पन्न करता है, लेकिन गैस है कोई धुआं उत्पन्न नहीं करता है। कोयला भी बहुत धुआं उत्पन्न करता है, लेकिन गैस है कोई धुआं उत्पन्न नहीं करता है। तो गैस पहले प्रश्न में ऊष्मा भी ज्यादा दे रहा है और धुआं भी उत्पन्न, धुआं भी कम उत्पन्न कर रहा है। क्या यह आसानी से उपलब्ध है, तो गैस, लकड़ी और कोयला ज्यादा आसानी से उपलब्ध है गैस के तुलना में। लेकिन गैस है वो बहुत ज्यादा ऊष्मा मुक्त करता है दहन के समय में। और कुछ भी और उससे धुआं नहीं निकलता है। इसके कारण